हेलो स्टूडेंट, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा विषय है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक। और क्या है? शिक्षक। इसके बारे में हमने आरटी 2009 के बारे में अध्ययन किया था। उस आरटी 2009 में ये स्पष्ट किया था कि आरटी क्यों लागू की गई, क्या इसकी व्यवस्था है, केंद्र सरकार की क्या व्यवस्था है, राज्य सरकार की क्या व्यवस्था है, समुदाय की क्या व्यवस्था है, इन सब के बारे में हमने क्या किया था? अध्ययन किया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के कार्य। आज जो अध्ययन करेंगे हम वो अध्ययन करेंगे मानव संसाधन एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्य, यानी इसके क्या क्या कार्य हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के क्या क्या कार्य हैं? तो मानव विकास मंत्रालय के जो कार्य हैं, केंद्रीय स्तर के मुद्दों का निरीक्षण करते हैं। जो केंद्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं, जो गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों की समस्याओं का निरीक्षण करते हैं और उनका निरीक्षण करने के बाद ही योजनाएं निश्चित करते हैं। तो उन्हीं के लिए सबसे पहला उनका कार्य है वो होता है इसका योजना, यानी पाठ्यक्रम के लिए किस प्रकार की योजना, भवन निर्माण के लिए किस प्रकार की योजना हो, ठीक है। इसके अलावा विद्यालय प्रबंध की किस प्रकार की व्यवस्थाएं हो, तो इन सब का काम कौन करता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है। यानी जो भी एजुकेशन से संबंधित समस्याएं आती हैं, जिसमें आपके आते हैं सरकारी विभाग के जो भी आते हैं, सेवा, जो अध्यापकों की सेवा है, वेतन है, उनकी भ्रांतियाँ हैं, इसके अलावा विद्यालय भवन है, इसके अलावा पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्यक्रम की जो प्रक्रियाएं हैं, उन सब का कार्य संचालन जो होता है वो उनके पीछे जो योजनाएं निर्मित होती हैं, उन योजनाओं का जो कार्य है वो कार्य जो निश्चित करता है, वो निश्चित करता है देश की संपूर्ण जो योजनाएं होती हैं, यानी एक विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, वो योजनाओं का कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय का काम है। तो पहला काम क्या हो गया इसका? योजना निर्धारित करना। दूसरा काम क्या हो गया? संघीय शासित क्षेत्रों में शिक्षा। संघीय शासित राज्यों में या प्रदेशों में शिक्षा, यानी योजना संघीय शासित प्रदेशों में शिक्षा किस प्रकार की हो, किस प्रकार की संरचना हो, संघीय शासित प्रदेशों में किस प्रकार की व्यवस्था हो। केंद्र सरकार संघीय शासित प्रदेशों में शिक्षा प्रदान करने के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके अतिरिक्त संघीय सूची में शामिल है, इसलिए उनकी देखभाल और उनका वो संपूर्ण उत्तरदायित्व संघीय सरकार में जितनी भी एजुकेशन से संबंधित जो भी प्रक्रिया है, उन प्रक्रिया का उत्तरदायी किसका होता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का होता है। कि जो भी संघीय प्रदेश हैं उनकी संघ सूची में वो शामिल होते हैं, उन संघीय सूची में उनकी संपूर्ण कार्य संचालन की प्रक्रिया, यानी शैक्षिक गतिविधियों की संपूर्ण जिम्मेदारी, उन सब का उत्तरदायित्व जो होता है वो उत्तरदायित्व किस पर होता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 आता है विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट। विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट जो भी किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट हैं, जितने भी योजनाएं हों, योजनाओं के बाद जो भी निश्चित किया जाता है कि शिक्षा से संबंधित जो भी ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, विद्यालयों के हैं, महाविद्यालयों के हैं, उनकी क्रिया प्रणाली है, उनको संचालन करने की प्रक्रिया है, उन सबके जो भी मॉडल्स बनाए जाते हैं, जो भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं,
वो प्रोजेक्ट का कार्य किसका होता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का होता है। यानी विद्यालय शिक्षा संबंधी है, विश्वविद्यालय संबंधी है, महाविद्यालय संबंधी है, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनके पीछे जो भी प्रोजेक्ट नियोजन का कार्य, परियोजना या योजना का जो भी कार्य होता है उनके प्रति जो प्रोजेक्ट होते हैं, उन प्रोजेक्ट का कार्य भी शिक्षा विभाग यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद है समान शैक्षिक अवसर। समान शैक्षिक अवसर यानी सबको समानता का अधिकार देती है समान शैक्षिक स्तर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कार्य कि समान शैक्षिक व्यवस्था हो, समान शैक्षिक समानता हो, क्या हो, समानता हो, यानी सबके मध्य क्या हो, समानता। सबको समानता के साथ सभी राज्यों को, सभी बच्चों को, सभी विद्यालय जो भी प्रक्रियाएं हैं उन सबको क्या मिले, शैक्षिक समानता मिले, यानी शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करे, एजुकेशन सबके लिए क्या हो, समान हो। इनका देखरेख का कार्य, उत्तरदायित्व का कार्य भी किसका होता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का होता है। उसके बाद इसमें किसी जाति, जनजाति, गरीब, अमीर, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पांचवा आता है दिशा निर्देश। पांचवा जो आता है वो आता है दिशा निर्देश, यानी इस कार्यों को महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यालयों को संचालित करने के लिए जो भी निर्णय लिया जाता है, जो भी निर्देशित किया जाता है, दिशा निर्देश किए जाते हैं, वो भी किसके प्रति हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत है। यानी केंद्र सरकार, स्थानीय संस्थान, जो भी विभाग है शिक्षा संबंधी, उनको राष्ट्रीय उद्देश्य को लागू करने के लिए इन सब की स्वीकृति जरूरी होती है। तो चाहे वो राष्ट्रीय सेवा संस्थान हो, शैक्षिक संस्थान हो, किसी प्रकार का शैक्षिक हो, राज्य का हो, केंद्र का हो, स्थानीय संस्थाएं, अन्य शैक्षिक विभागों को शिक्षा संबंधी दिशा निर्देश आदेश देती है। कौन देता है, विकास मंत्रालय देता है। उसके बाद आता है छठवां शैक्षिक सुधार। शैक्षिक सुधार यानी जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन योजनाओं के लिए जो विशेषज्ञ होते हैं, तो विकास मंत्रालय उनको क्या करता है कि किसी भी प्रकार की शैक्षिक जो सुधार होते हैं, शिक्षा में जो प्रक्रियाएं होती हैं, शिक्षा में जो नए नए आयाम होते हैं, समूचे देश से संबंधित जो मानव विकास मंत्रालय उनकी रिपोर्ट लेता है कि किस प्रकार का एजुकेशन प्रणाली चल रही है हमारे यहाँ, किस प्रकार की शैक्षिक पद्धतियां हैं, उसमें किस प्रकार का सुधार किया जाए। तो इन सब की प्रक्रिया, यानी मान लो इनकी 1 साल की रिपोर्ट जाती है, उस रिपोर्ट में देखा जाता है कि कितना विकास करना है, किस प्रकार का एजुकेशन चल रहा है, किस प्रकार का पाठ्यक्रम चल रहा है, उसमें किस प्रकार की सुविधाएं हैं, कैसे इनको सुधार किया जा सकता है, जो कमी है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इनके कार्य संचालन का काम भी कौन करता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है, जिससे कि शैक्षिक सुविधाएं हमारी सुचारू रूप से चालू हो सके। उसके बाद होता है संगठन। सातवां क्या है, संगठन। संगठन शैक्षिक क्षेत्र में संगठन की क्या है, शिक्षा के को देखभाल के लिए भारत सरकार की ओर से अनेक संस्थाओं की स्थापना की है, जिसमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान है, राष्ट्रीय शैक्षिक शिक्षण परिषद है, ठीक है। इसके अलावा अन्य समूचे देश में कई शिक्षा संबंधी योजनाएं बनाई गई हैं और उन योजनाओं को विकसित करने के लिए विकास मंत्रालय की सहायता करती है। यानी जितनी भी शैक्षिक संस्थाएं हैं वो शैक्षिक संस्थाएं उस जितने भी संगठन हो, सब संगठनों का सहयोग लेकर उस संगठनों को निश्चित करने का कार्य और उनको समन्वय करने का कार्य और उनके द्वारा संचालन का कार्य जो होता है वो किसके द्वारा होता है, संगठन के द्वारा होता है। तो सारे संगठन इनके विकास मंत्रालय का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने शैक्षिक अनुसंधान परिषदें बना रखी हैं वो शैक्षिक अनुसंधान परिषदों का क्या करता है, विकास मंत्रालय क्या करता है, सहयोग करता है। तो ये एक संगठन का कार्य है। उसके बाद है संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। आठवां जो है वो क्या है, संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। संस्कृति को बढ़ावा यानी सबसे ज्यादा किसको मिलता है, संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। संस्कृति को कैसे बढ़ावा मिलेगा कि हमारी जो संस्कृति है वो पाश्चात्य संस्कृति न, भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में हम भारतीय संस्कृति की वीर गाथाएं, पाठ्यक्रम, शैक्षिक पद्धतियां सारे इसी में रखेंगे, साहित्य अपने रहेंगे, ठीक है, दर्शन शास्त्र अपना रहेगा, दार्शनिक विचार हमारे रहेंगे। तो हमारे भारतीय संस्कृति का ज़्यादा से ज़्यादा हम विकास करेंगे तो भारतीय संस्कृति का क्या होगा, को बढ़ावा सबसे ज़्यादा मिलेगा। यानी हमारी संस्कृति का जितना ज़्यादा शैक्षिक विकास होगा उतना ही ज़्यादा हम
अन्य क्षेत्रों में विकास करेंगे, प्रसार प्रसार होगा, तो अपनी संस्कृति को क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा विकास का कार्य होगा, यानी हमारी संस्कृति सबसे विकसित होगी। ये इसमें भी हमारी संस्कृति, सरकार ये चाहती है, विकास मंत्रालय भारत सरकार देश की संस्कृति के संरक्षण तथा उसके विकास प्रसार के लिए संकल्पित है। राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति की भावना का प्रसार हो रहा है। ये कौन करता है, शिक्षा विभाग करता है। जैसे आपने देखा होगा शैक्षिक विभाग में हमारे राष्ट्रीय फेस्टिवल आते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त होते हैं, वहाँ आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रत्येक भारतीय नागरिक क्या होते हैं, अपनी संस्कृति का परिचय देते हैं। और ये संभव किससे है, ये किससे संभव है, ये संभव है इस एजुकेशन से। ये विकास मंत्रालय का कार्य है, विकास मंत्रालय सबको संगठित करता है, संगठित करके उनसे कार्य संचालन की व्यवस्थाएं करता है, जिससे विकास कार्य क्या होता है, संपन्न होता है। तो इसलिए हमारी संस्कृति को बहुत अधिक बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो हमने देखा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्य, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्य। तो ये मानव विकास जो संसाधन विकास मंत्रालय के कार्य हैं, उसमें क्या बताते हैं कि योजना बनाती है, जो भी योजनाएं निश्चित होती है उन योजनाओं का कार्य संचालन का काम कौन करता है, मानव विकास मंत्रालय करता है। संघीय शासित प्रदेशों के लिए उत्तरदायी है। विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट महाविद्यालय विश्वविद्यालय के लिए जो भी प्रोजेक्ट या जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं के लिए ये क्या है, उत्तरदायी है। समान शैक्षिक समानता पाई जाती है, यानी सब में क्या पाई जाती है, समान शैक्षिक समानता की विशेषता पाई जाती है, यानी सब क्षेत्रों को जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, इसके प्रति भी कौन होता है, विकास मंत्रालय उत्तरदायी होती है। सभी जो भी शैक्षिक संस्थाएं हैं, जो भी शैक्षिक परिषदें हैं, उनके लिए दिशा निर्देश का कार्य संचालित करती है। शैक्षिक सुधार लाती है, यानी शिक्षा परिषदें जो भी हैं उसमें शैक्षिक सुधारों का सुझाव दिया जाता है। संगठन, यानी जितने भी शिक्षा विभाग के संगठन हैं उनका सहयोग कौन करता है, विकास मंत्रालय करता है। और संस्कृति को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो ये सारी प्रक्रिया किसके द्वारा संभव है, विकास मंत्रालय के द्वारा संभव है, यानी विकास मंत्रालय इस प्रकार के कार्य संचालित करता है। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाएं NCERT। आगे आपका आता है इम्पोर्टेंट चीज, वो आती है NCERT। जैसे आपका कौन सा है, RT है, वैसा ही NCERT है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो फैसला लेती है, जो संगठन ये फैसला लेती है। आज हमारे भारत में सबसे ज़्यादा NCERT के कोर्स चलते हैं, इसी के द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाएं स्थापित हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाएं, राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाएं NCERT, NCERT। ठीक है, NCERT के बारे में हम पढ़ेंगे आज, जिसका अर्थ है राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासनिक संस्थान। यानी इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान। राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान जो है, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशासन जो संस्थान है, तो एजुकेशन से जुड़ी हुई है, इसकी स्थापना हुई थी 1962। स्थापना याद रखना 1962, शॉर्ट में जिसको NCERT कहते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशासनिक संस्थान जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1962 को हुई थी। इस संस्थान की एशिया शिक्षा नियोजन और प्रशासनिक संस्था से संबंधित है। ये संबंधित किससे है, एशियाई शिक्षा से, यानी किससे संबंधित है, एशियाई महाद्वीपों में जो शिक्षा पद्धति है, उस एशियाई शिक्षा पद्धति के पर आधारित कौन सी है, NCERT है, जो जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1962 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एशियाई देश क्षेत्रों के शैक्षिक नियोजन और प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। यानी एशियाई देशों में शैक्षिक व प्रशासनिक कार्य को प्रशिक्षित करने का काम किसका है, NCERT का। यानी जो एशियाई देश हैं, उन एशियाई देशों में मुख्य उद्देश्य इनका क्या रखा गया, जो एशियाई देश हैं, उन एशियाई देशों में शैक्षिक प्रशासनिक प्रशिक्षण का जो कार्य है, वो कार्य किसका दे रखा है,
NCERT का दे रखा है। ये इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया। भारत तथा यूनेस्को के साथ 10 वर्ष का समझौता था। इस नियोजन का कितनी था? भारत और यूनेस्को, भारत और यूनेस्को का समझौता कितने वर्ष का था? NCERT का कितने वर्ष का था? 10 वर्ष का समझौता था कि शैक्षिक नियोजन हमें विकसित करना है, शैक्षिक नियोजन का कार्य को विकसित करना है। और इस NCERT जो बना था, राष्ट्रीय शैक्षिक जो प्रशासनिक प्रबंधन संस्था बनी थी, इसका मुख्य उद्देश्य था एशियाई देशों में क्या करना, एशियाई देशों के में शिक्षा के शैक्षिक व प्रशासनिक कार्यों को प्रशिक्षित करना यानी विकसित करना था। और इसका भारत और यूनेस्को के मध्य समझौता कितने वर्ष का था? 10 वर्ष का। कितने वर्ष का था? 10 वर्ष का समझौता था। समझौते की अवधि पूर्ण होने के पश्चात यह संस्था भारत के अधीन आ गई, यानी 10 वर्ष तक ये समझौता रहा। 10 वर्ष के बाद यह संस्था किसकी हो गई? भारत की हो गई। किसकी हो गई? भारत की हो गई। यह संस्था भारत के अधीन आ गई। उसके बाद इसका नाम बदलकर नियोजक तथा प्रशासन राष्ट्रीय स्टाफ कॉलेज रख दिया। राष्ट्रीय स्टाफ कॉलेज रख दिया इसका नाम। सरकार ने इसका प्रचलित नाम NIEEPA सन 1969 ईस्वी में रखा गया। भारतीय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में इसके अधीन इसकी संरचना की गई। राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन प्रशासन की संरचना, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन भारतीय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 द्वारा सीमित भारत की शिक्षा नियोजन और प्रशासन की सर्वोच्च संस्था है। इसकी संरचना इस प्रकार की गई, यानी ये इस संस्था का नाम परिवर्तन कर दिया कब? 1969 में इस संस्था का नाम भी परिवर्तन कर दिया था। और परिवर्तन करके 1860 का जो कमेटी अधिनियम था, कौन सा था? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट कौन सा था? 1860। ठीक है, 1979 में इसका भारत में विलय हो गया था। और भारत में विलय होने के बाद इसका नाम भी परिवर्तन हो गया था। और 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ये कार्य संचालित किया गया था। इस एक्ट के द्वारा इस प्रशासन का सर्वोच्च संस्था बनाई गई। इसका शिक्षा नियोजन में सर्वोच्च संस्था स्थापित की गई। शिक्षा नियोजन में सर्वोच्च संस्था बनी है। और इसी सर्वोच्च संस्था के कारण इसका कार्य संचालित होता गया। इसमें किस प्रकार की प्रक्रियाएं थी, वो प्रक्रियाएं देखते हैं। इसमें एक अध्यक्ष था। एक क्या था? अध्यक्ष था एक। और इसको भारत सरकार के द्वारा नियुक्ति थी। इसकी नियुक्ति कौन करता था? अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता था? अध्यक्ष की नियुक्ति करती थी भारत सरकार के द्वारा होती थी इसकी नियुक्ति। दूसरा था उपाध्यक्ष। इस उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता था? भारतीय सरकार ही करती थी, यानी मुख्य कार्यकारी निर्देशक होता था। इसकी नियुक्ति भी भारत सरकार के द्वारा ही की जाती थी। उसके बाद ये पहला काम अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इनकी नियुक्ति कौन करती थी? भारत सरकार। और यही निर्देशन का कार्य करता। दूसरा था परिषदें। क्या थी? परिषदें। परिषद में क्या होता था? इसके अधीन अग्रलिखित सदस्य होते थे। यानी कौन कौन से सदस्य होते थे इसमें? तो इसमें सदस्य होता था, पहला वो होता था प्रधान। परिषद का अध्यक्ष। परिषद का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधान होता था। ठीक है। दूसरा इसके अंदर होता था, वो होता था उप प्रधान, परिषद का निर्देशक। उप प्रधान, परिषद का
निर्देशक, परिषद का निर्देशक। एक होता था अध्यक्ष, एक कौन होता था? अध्यक्ष। दो था जो कौन होता था? यूजीसी, यूजीसी। अध्यक्ष कौन होता था? यूजीसी। निर्देशक एक था निर्देशक, ठीक है, अध्यक्ष यूजीसी, निर्देशक एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। निर्देशक कौन होता था? निर्देशक किसका होता था? एनसीईआरटी का निर्देशक। अध्यक्ष कौन होता था? यूजीसी का जो सचिव होता था वो अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार कौन होता था? सचिव। रजिस्ट्रार कौन होता था? सचिव होता था। कौन? जो सचिव का कार्य करता था, जिसको निफा कहते थे, NIEPA, NIEPA, EPA, निफा, ठीक है, जो सचिव का कार्यभार था, ठीक है। चौथा था सचिव, सचिव। रजिस्ट्रार के बाद कौन होता था? सचिव। और सचिव क्या होता था? भारत सरकार में शिक्षा वित्त योजना आयोग के सचिव, राज्यों के संघीय क्षेत्र के 6 शिक्षा सचिव और 6 शिक्षा निर्देशक होते थे। इसमें 6 शिक्षा सचिव और 6 शिक्षा निर्देशक। देखो, दोबारा देखो यहाँ से, भारत सरकार के द्वारा जो एनसीईआरटी था, उसमें जो शिक्षा नियोजन में सर्वोच्च संस्थाएं मानते थे, इस शिक्षा नियोजन की सर्वोच्च संस्था में किस प्रकार की कार्य प्रणाली रखी गई थी। तो इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता था। वो तो चुना जाता था उस कार्य के लिए भारत सरकार के द्वारा निर्देशित थे, जिसमें अध्यक्ष भी होता था और उपाध्यक्ष भी होता था। जो कैबिनेट मंत्री होते थे, उन कैबिनेट मंत्रियों के माध्यम से इनकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती थी, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी अध्यक्ष होता था और उपाध्यक्ष जो निर्देशक का कार्य करता था। उसके बाद इसके नीचे परिषदें हुआ करती थी, और उन परिषदों में एक होता था प्रधान। प्रधान परिषद का क्या होता था? अध्यक्ष होता था। उप प्रधान परिषद का क्या होता था? निर्देशक होता था। जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष यहाँ, वैसे ही परिषद में भी निर्देशक और अध्यक्ष हुआ करते थे। एक यूजीसी का क्या होता था? एनसीईआरटी में यूजीसी का क्या होता था? अध्यक्ष होता था। एक निर्देशक एनसीईआरटी का होता था। उसके बाद एक रजिस्ट्रार होता था, जो सचिव कार्य को प्रभावित करता है, सचिव का कार्य करता था, सचिव कार्य, जिसे निफा कहते हैं, ठीक है। इसी रजिस्ट्रार या इसी परिषद में 6 शिक्षा और 6 शिक्षा निर्देशक, यानी 6 तो शिक्षा सचिव होते थे। कौन होते थे? सचिव। और 6 ही शिक्षा निर्देशकों का कार्य संपन्न होता था। इस प्रकार के कार्य थे। उसके बाद है कार्यकारिणी समिति। कौन सा था? कार्यकारिणी समिति, जो कल इसके बारे में और डिटेल से हम अध्ययन करेंगे कि इसकी कार्यकारिणी स्थिति कैसी थी। ये तो है राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशासन संस्थान की संरचना। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशासन संस्थान की ये इतनी सी संरचना है। उसके बाद इसकी कार्यकारिणी देखेंगे कि इसकी कार्यकारिणी किस प्रकार की है, ठीक है। तो ये अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।